नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम पशु परिचर भर्ती 2024 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 15 करने वाले हैं, जिसमें मैंने राजस्थान जी के पशुपालन एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में और आपकी पशु परिचर भर्ती के अंदर और आपकी सफल होने की जो संभावना है वो अत्यधिक बढ़ जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर उन्हीं चुनिंदा प्रश्नों को शामिल किया गया है जिनकी पशु परिचर भर्ती के अंदर और आने की प्रबल संभावनाएं, जो कि पशु परिचर भर्ती का जो सिलेबस जारी किया गया है उसके जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पर वो आधारित जो प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो के अंदर शामिल किया गया है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने प्रत्येक प्रश्न के साथ और उन प्रश्नों के जो ऑप्शंस हैं और जो प्रश्न के बारे में जो अतिरिक्त प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो ओवरऑल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप इस जी शिक्षा पोर्टल हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी और करवाई जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान में कौन सा नवीनकरणीय संसाधन नहीं है? तो दोस्तों हमें राजस्थान के अंदर और जो नवीनकरणीय ऊर्जा का संसाधन है वो नहीं है, उसका हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, प्राकृतिक गैस। दोस्तों जो प्राकृतिक गैस है, जो नेचुरल गैस है, वो एक नवीनकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। अगर दोस्तों हम नवीनकरणीय ऊर्जा संसाधनों की बात करें तो ये वो संसाधन होते हैं जिनका पुनर्निर्माण संभव है, यानी कि ऐसे संसाधन जिन्हें पुनर्निर्मित या पुनः उत्पादित किया जा सकता है, उन्हें हम नवीनकरण संसाधन कहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करते हैं जल विद्युत की, पवन ऊर्जा की और सौर ऊर्जा की, ये तीनों ही नवीनकरणीय संसाधन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प बी, यानी कि प्राकृतिक गैस हुई और पेट्रोल डीजल हुए, ये सभी और अनवीनकरणीय संसाधन हैं जिनके निर्माण में और लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में तीज त्योहार मनाया जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, श्रावण शुक्ल तृतीया। दोस्तों राजस्थान के अंदर जो तीज का त्यौहार है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम तीज की बात करें तो ये प्रमुख रूप से और जयपुर शहर के अंदर और प्रसिद्ध है, और जहाँ पर और तीज की सवारी भी निकाली जाती है। अगर दोस्तों इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे हरियाली तीज के नाम से या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया और वह था, अर्थात दोस्तों ऐसा कौन सा प्रतिहार शासक था जिसने सर्वप्रथम जो जालौर था उसको अपनी राजधानी बनाया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है नागभट्ट प्रथम। दोस्तों नागभट्ट प्रथम द्वारा और जालौर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया गया था। अगर दोस्तों हम नागभट्ट प्रथम की बात करें तो 8वीं शताब्दी के अंदर और नागभट्ट प्रथम द्वारा जालौर, जो कि उस समय पर भीनमाल के नाम से जाना जाता था, उसको अपनी राजधानी बनाया गया था। दोस्तों उस समय का और प्रतिहार वंश सबसे प्रतापी और वंश माना जाता था, जो कि जो अन्य राजस्थान के अंदर और जो उत्तर भारत के अंदर वंश थे जैसे कि चालुक्य हो गया, चौहान हो गया और राष्ट्रकूट हो गया, सभी इस प्रतिहार वंश के जो शासक थे उनके सामंत हुआ करते थे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है नागभट्ट प्रथम, जो कि प्रतिहार वंश का एक प्रतापी शासक था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला है। अर्थात दोस्तों जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो 2011 के सेंसेक्स हुए थे उनके अनुसार, और राजस्थान के अंदर न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला हमको बताना है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, जालौर। दोस्तों जो जालौर जिला है वो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है। अगर दोस्तों हम जालौर जिले की बात करें तो इसकी जो महिला साक्षरता है वो लगभग दोस्तों और 38.75 है।
वहीं अगर दोस्तों हम राजस्थान के अंदर और सब सर्वाधिक जो महिला साक्षरता वाले ज़िले की बात करें तो वो ज़िला हमें देखने को मिलता है कोटा। अगर हम दोस्तों दूसरे ज़िले की बात करें दूसरे नंबर पर जिसकी महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है वो है जयपुर। तो दोस्तों इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजस्थान के अंदर सबसे कम और महिला साक्षरता वाला जिला जालौर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है उस पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब करो। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको पशु परिचर भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर करवाई जा रही है, जहां पर आपको मैं फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना गया है। अर्थात दोस्तों राजस्थान की जो चित्रकला है, जो राजस्थानी पेंटिंग्स होती है, उसकी जो मूल शैली है वो किस शैली को माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, यानी कि जो मेवाड़ शैली है दोस्तों, जो मेवाड़ पेंटिंग्स है उसको राजस्थानी चित्रकला की और मूल शैली माना जाता है। अगर दोस्तों हम और राजस्थानी चित्रकला की बात करें तो सबसे पहले राजस्थानी जो राजपूताना की जो चित्रकला है, जो राजस्थान की चित्रकला है, उसका सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो 1916 के अंदर और आनंद कुमार स्वामी द्वारा अपनी बुक्स राजपूताना पेंटिंग्स में किया गया था। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि राजस्थानी चित्रकला की जो मूल चित्र शैली है वह उसे मेवाड़ चित्र शैली को माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, यानी दोस्तों बिजौलिया से राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम और कृषक आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगर दोस्तों हम बिजौलिया किसान आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत और 1897 ईस्वी में और धाकड़ जाति के लोगों द्वारा की गई थी, जिनके प्रमुख नेता और साधु सीताराम थे। दोस्तों अगर इसी आंदोलन की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और कृषक आंदोलन था, जिसमें बाद में और लगभग 1915 के समथिंग और जो विजय सिंह पथिक थे वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो है किस वर्ष के अकाल को चालीसा काल कहते हैं। अर्थात दोस्तों राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा अकाल था जिसे चालीसा अकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विकल्प ए है विक्रम संवत 2063 और विकल्प बी 1963 ईस्वी के, विकल्प सी विक्रम संवत 1963 के और विकल्प डी 1783 ईस्वी के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि दोस्तों 1983 का जो अकाल था उसे हम और चालीसा अकाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर इसे चालीसा अकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये अकाल और विक्रम संवत और 1840 को और पड़ा था, इसीलिए इसे चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों राजस्थान के और अकालों की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक प्रसिद्ध अकाल जिसे छपनिया अकाल के नाम से जाना जाता है, जो कि विक्रम संवत और 1956 को पड़ा था और इसकी अगर ईस्वी में देखें तो ये अकाल और हमें 1899 से और 1900 ईस्वी में देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो चालीसा अकाल है वो 1783 ईस्वी को हमें देखने को मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना का संबंध किस जिला है। यानी कि दोस्तों जो मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी जोधपुर। दोस्तों मथानिया और सौर ऊर्जा परियोजना का संबंध जोधपुर जिले से माना जाता है। अगर दोस्तों हम मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान की पहली और सौर ऊर्जा परियोजना है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है
खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी अलवर। दोस्तों खारी नृत्य का संबंध राजस्थान के अलवर जिले से माना जाता है। अगर दोस्तों हम इस नृत्य की बात करें तो इस नृत्य का प्रदर्शन और होली के अवसर पर किया जाता है। यह प्रमुख रूप से और राजस्थान का जो मेवाड़ क्षेत्र है वो और बहुताय मात्रा में और सर्वाधिक मात्रा में ये अलवर जिले के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी 1938। दोस्तों 1938 के अंदर और जो अलवर प्रजामंडल है उसकी स्थापना और हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी द्वारा की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की पूर्णतः बारहमासी नदी है, अर्थात दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो कि साल भर बहती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी चंबल नदी। दोस्तों जो चंबल नदी है वो राजस्थान की और एकमात्र बारहमासी नदी है। अगर दोस्तों हम चंबल नदी की बात करें तो ये नदी और महू जिले मध्य प्रदेश के जान पावा की पहाड़ियाँ से निकलती है, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की और जो सीमा है उस पर भी बहते हुए और ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। अगर दोस्तों इस नदी की बात करें तो ये राजस्थान की और सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, जो कि साल भर बहती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा चंबल नदी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है ग्रासिया द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य को वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो गरासिया जनजाति है उसका ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें और वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो दोस्तों इसके जो विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है और विकल्प ए बालर। दोस्तों जो बालर नृत्य है जो कि गरासिया जनजातियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर दोस्तों हम इस नृत्य की बात करें तो इस नृत्य को और जो गरासिया जाति की महिला और पुरुष दोनों मिलकर अर्धवृत्ताकार घेर बनाकर करते हैं। अगर दोस्तों हम गरासिया जनजाति की बात करें तो गरासिया जनजाति हमें प्रमुख रूप से सिरोही जिले के अंदर देखने को मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं। अगर दोस्तों इस नृत्य की बात करें तो इसे गरासियों की घूमर के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान में पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो इसके जो हमारे विकल्प हैं दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी यानी कि शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। दोस्तों ऊंचाई के हिसाब से और ये क्रम इसका सबसे सही अवरोही क्रम होगा। जहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है वो शेर है, उसके दूसरे नंबर पर आती है जरगा आती है, तीसरे नंबर पर आती है सज्जनगढ़ और चौथे नंबर पर आती है तारागढ़। अगर दोस्तों हम शेर की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है दोस्तों वो लगभग मानी जाती है 579 मीटर। वहीं जरगा की जो जरगा पहाड़ी है इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है वो 1431 मीटर मानी जाती है सज्जनगढ़ की, और लगभग 970 के समथिंग ऊंचाई मानी जाती है। वहीं तारागढ़ की और 873 मीटर ऊंचाई है। तो दोस्तों विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अवरोही क्रम यानी कि ऊंचाई के आधार पर जो घटता हुआ क्रम है वो है शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और तारागढ़। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी जयपुर। दोस्तों राजस्थान का और जनसंख्या की दृष्टि से और सबसे बड़ा जो संभाग है वो जयपुर संभाग है। अगर दोस्तों हम जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में हमें और सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है, जिसकी संख्या लगभग 25% यानी कि लगभग 24 पॉइंट कुछ प्रतिशत, और राजस्थान की ओवरऑल जनसंख्या है उसका लगभग 24% हमें जयपुर संभाग के अंदर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों हम जयपुर संभाग की बात करें तो अन्य
अनेक क्षेत्रों में भी और जयपुर संभाग हमें आगे देखने को मिलता है, यानी कि राजस्थान का सर्वाधिक घनत्व भी जयपुर संभाग के अंदर पाया जाता है। वहीं राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति है उसकी जनसंख्या भी हमें जयपुर संभाग के अंदर देखने को मिलती है। वहीं शिक्षा के मामले में देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षरता दर भी हमें जयपुर संभाग की देखने को मिलती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है 30 मार्च 1949 में कितने राज्यों को मिलकर बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था। दोस्तों जब बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949, तो उसमें कितने और राज्यों को मिलाकर इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी 4। दोस्तों राजस्थान के और 4 राज्यों को मिलाकर और बृहद राजस्थान का गठन और 30 मार्च 1949 को किया गया था। अगर दोस्तों हम इन 4 राज्यों की बात करें तो जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर शामिल है, यानी कि इन चारों राज्यों को मिलाकर और बृहद राजस्थान का गठन किया गया था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों 30 मार्च को ही हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हम यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है राजा मानसिंह को फरजद एवं राजा की उपाधि किस मुगल शासक द्वारा दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी सम्राट अकबर। दोस्तों सम्राट अकबर द्वारा और जो मानसिंह थे उसे फरजद एवं राजा की उपाधि दी गई थी। अगर दोस्तों हम मानसिंह की बात करें तो मानसिंह और राजा भगवंत दास के पुत्र थे जो कि एक कछवा शासक थे। इनके द्वारा ही और अकबर की सेवा में और अधिक समय बिताया गया था। वहीं अगर दोस्तों अगर अकबर की बात करें तो वो इन्हें अपने बेटे के समान मानते थे और इन्हें फरजद की उपाधि भी उनके द्वारा दी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान का ऐसा उद्योग बताइए जिसका संगठन सार्वजनिक, सहकारी व निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा उद्योग हमें बताना है जिसका और जो संगठन है हमें वो सार्वजनिक, सहकारी और निजी तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए चीनी। दोस्तों जो चीनी उद्योग है वो हमें सहकारी, निजी और सार्वजनिक तीनों क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगर दोस्तों राजस्थान के अंदर चीनी उद्योग की बात करें तो सबसे पहले और 1932 के अंदर और भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर और चीनी की पहली मिल लगाई गई थी जिसे हम मेवाड़ शुगर मिल्स के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में किस ग्रंथ में और लाल दासी संप्रदाय के उपदेश हैं। अर्थात दोस्तों हमें जो लाल दासी संप्रदाय था जो राजस्थान का एक प्राचीन और संप्रदाय माना जाता है उसके जो उपदेश हैं वो किस ग्रंथ के अंदर संग्रहित किए गए हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी वाणी। दोस्तों लाल दासी संप्रदाय के जो उपदेश है वो हमें और वाणी नामक एक जो ग्रंथ है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान की 1070 किलोमीटर की लंबी पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा किस नाम से जाना जाता है। अर्थात दोस्तों इस प्रश्न के अंदर पूछा गया है कि जो राजस्थान की और 1070 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसके जो हमारे विकल्प में दोस्तों वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम इस सीमा की बात करें तो इसका जो सबसे पहले रेखांकन है जो ये सीमा बनाई गई थी वो अंग्रेज अधिकारी रेड क्लिफ द्वारा और 17
और अगस्त 1947 को बनाई गई थी। अगर दोस्तों इसकी कुल लंबाई की अंदर बात करें तो राजस्थान में 1070 किलोमीटर में हमें ये देखने को मिलती है, जो कि और बाड़मेर जिले से शुरू होकर और श्रीगंगानगर जिले तक जाती है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब आते हैं हमारे सामान्य विज्ञान एवं पशुपालन संबंधित प्रश्न। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो का लाभ उठा सकें और पशु परिचर भर्ती में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों सामान्य विज्ञान का जो हमारा आज का प्रश्न है वो है, निम्न ईंधन में से किस में सबसे अधिक उष्णता मान है। अर्थात दोस्तों ऐसा कौन सा ईंधन है इन ऑप्शंस के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा हमें ऊष्मा मिलती है। तो इसके जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प सी, यानी कि जो एलपीजी होता है जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस के नाम से भी हम जानते हैं, इससे हमें सर्वाधिक ऊष्मा मिलती है और इसी का जो ऊष्णीय मान है वो भी सर्वाधिक होता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। अर्थात दोस्तों जो मूंगफलियां होती हैं उनके अंदर जो टिक्का रोग होता है वो प्रमुख रूप से कवक के कारण होते हैं। तो उस कवक का नाम हमें बताना है कि कौन से कवक के कारण ये रोग हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए, सर्कोस्पेरा और पर्सोनेटा। दोस्तों जो सर्कोस्पेरा पर्सोनेटा जो कवक है उसके द्वारा मूंगफली के अंदर और टिक्का रोग हो जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट के घोल किससे क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। दोस्तों जो अग्निशमन के जो यंत्र होते हैं उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट का जो घोल भरा जाता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और किससे अभिक्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, यानी गंधक अम्ल। दोस्तों जो गंधक अम्ल है जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, सिग्माइड वक्र। दोस्तों समय और वृद्धि का जो ग्राफ होता है दोस्तों, समय और जो आकार का जो ग्राफ होता है उसका जो वक्र बनता है जो ऐसा आकार का होता है उसे हम सिग्माइड और वक्र के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करें। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अमोनिया उत्पादन के लिए और प्रमुख रूप से जो विधि काम में ली जाती है उसे हम हेबर विधि के नाम से जानते हैं और इसमें एक उत्प्रेरक का प्रयोग भी किया जाता है। तो उस उत्प्रेरक का नाम हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, लोहा। दोस्तों अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि है उसमें और लोहा उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों हम उत्प्रेरकों की बात करें तो ये वो पदार्थ होते हैं वो जो किसी भी अभिक्रिया की जो होने की दर है उसको तेज कर देते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं। दोस्तों जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे वो किसके प्रतिपादन के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, आनुवांशिकता के नियम। दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा और आनुवांशिकता के नियम दिए गए थे। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों हम ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो इनके द्वारा और मटर के पौधे पर प्रयोग किए गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से संबंधित है। अर्थात दोस्तों जो न्यूटन के द्वारा और गति के 3 नियम दिए गए थे उनमें से और जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं, तो उससे संबंधित और कौन सा कथन है, जिसमें हमें विकल्प में दे रखा है विकल्प ए, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। विकल्प बी, क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है। विकल्प सी, रॉकेट का आगे
आगे का आगे बढ़ता इसका उदाहरण है, और विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी उपयुक्त सभी। दोस्तों न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, तो उसके जितने भी ये उदाहरण दिए गए हैं वो सभी और जो नाम है वो इस नियम को उन नामों से जाना जाता है, यानी कि प्रत्येक क्रिया के और विपरीत में एक प्रतिक्रिया लगती है। दोस्तों इसी नियम पर आधारित जो रॉकेट उड़ते हैं वो इसी नियम पर आधारित होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव कहा जाता है उनका उदाहरण नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से उस उदाहरण को हमें बताना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उदाहरण नहीं है। तो विकल्प ए है पैरावैगनी किरणें, विकल्प बी रेडियो तरंगे, विकल्प सी एक्स-रे किरणें और विकल्प डी वायु में ध्वनि तरंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी वायु में ध्वनि तरंगे। दोस्तों जो वायु के अंदर जो ध्वनि तरंगे होती है इनका जो प्रकार है और वो हमें रेडियो मैग्नेटिक्स वेव के रूप में नहीं देखने को मिलता है, जबकि ये एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा जो सेकंड लास्ट प्रश्न है इस टेस्ट का वो है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। अर्थात दोस्तों ऐसा कौन सा और जो हमारे पोषक तत्वों में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि मानव शरीर के अंदर एक ईंधन के रूप में कार्य करता है, अर्थात जिसके और विखंडन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें और 4.2 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमारे शरीर में और एक ईंधन के रूप में कार्य करता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो का अगर आखिरी प्रश्न की बात करें तो वो है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो इसके जो हमारे विकल्प हैं विकल्प ए स्टील, विकल्प बी पीतल, विकल्प सी ब्रांस और विकल्प डी तांबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकल्प डी तांबा। दोस्तों जो तांबा होता है वो एक मिश्र धातु नहीं है, जबकि और स्टील और पीतल ब्रांस ये तीनों ही हमें मिश्र धातु देखने को मिलती हैं। अगर दोस्तों हम स्टील की बात करें तो इसका निर्माण और लोहे तथा टिन से मिलकर किया जाता है। पीतल का निर्माण और हमें कॉपर तथा जिंक से मिलकर किया जाता है। वहीं ब्रांस का निर्माण कॉपर तथा टिन से मिलकर किया जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने और जनरल साइंस से संबंधित और पशुपालन संबंधित एवं राजस्थान जीके के टॉप उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जिनकी आपके पशु परिचर भर्ती या अन्य किसी भी राजस्थान की एग्जाम्स के अंदर आने की प्रबल संभावना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।